आज का हमारा टॉपिक है आयु निर्धारण। एज के लिए जीवन और मृत्यु ये दो तो ईश्वर के हाथों में है, लेकिन फिर भी एक अनुमान लगाया जाता है कुंडली देखकर। तो वहीं हम जो रूल है और काफी ये सटीक बैठता भी है, तो इसी रूल पर हम चर्चा करेंगे। किसी की भी कुंडली जब आपके पास आएगी तो किस प्रकार आप देखेंगे कि जातक अल्पायु है या मध्य आयु है या दीर्घायु है। प्रथम भाव, सबसे पहले हम भाव की बात करें तो एज यानी उम्र किस किस भाव से देखते हैं। तो फर्स्ट हाउस से देखते हैं, साथ ही साथ थर्ड हाउस से देखते हैं और एट्थ हाउस से देखते हैं। 1, 3 और 8 ये तीन भाव व्यक्ति की उम्र को बताते हैं। उम्र यानी उसका उम्र कितना रहेगा। तो आइए हम ये समझें कि पहले इन्हीं तीन भाव को उम्र के लिए क्यों लेते हैं। तो पहला भाव क्या है? जातक स्वयं। आठवां भाव मृत्यु यानी आयु। जैसे कहते हैं ना, आठवां भाव मृत्यु का है, तो वास्तव में आठवां भाव आयु का भी है ना, क्योंकि आयु जब पूरी होगी तो मृत्यु आना। तो आठवें को आप आयु भी कह सकते हैं या उसको मृत्यु भी कह सकते हैं। और आठवें से आठवां थर्ड हाउस होता है, तो इसलिए हम थर्ड हाउस को भी लेते हैं। और साथ ही साथ शनि को मृत्यु का कारक ग्रह कहा गया है, तो आपको ये भी लेना है प्लस शनि। एक मिनट। तो शनि की रोल कब होगी? मृत्यु के समय में। और मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आगे मैं एक यूट्यूब पे प्रश्न कुंडली से मैंने देखा हुआ है 3-4 दिन पहले। एक मेरे दोस्त हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, उनकी पिताजी की हेल्थ काफी खराब था, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैंने तुरंत का प्रश्न कुंडली बना के देखा, पूरा एनालिसिस करके डालूंगा तो आप लोग देखेंगे। वो जैसे उसमें कॉम्बिनेशंस थे, वो देख के लग गया कि बचना मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं उसको देखता या नहीं कोशिश आज तक नहीं किया कि ये आदमी कब मरेगा, क्योंकि वो पूरी तरह से ईश्वर के हाथ में ही मैं मानता हूँ और उसमें दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कोई पूछे तो आप ये थोड़ी कहेंगे हेल्थ खराब है तो हाँ ये इस दिन मर जाएंगे या इतना ही है। जो भी है जैसे भी है, क्योंकि हम एक कंसल्टेंट हैं और हमारा काम जैसी भी परिस्थिति है लोगों को हौसला देना, एक तरीके से गाइड करना। तो जो भी होगा हम बोलेंगे हौसला रखिए, ठीक हो जाएंगे, इस प्रकार से। तो आइए यहाँ हम इसलिए एज फैक्टर आपको बता रहे हैं कि जब आप कुंडली मिलान करेंगे, बहुत से लोग जानने आएंगे, तो वहां आपको ये देखना चाहिए और आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। तो कम से कम ये तो आप देख सकें कि आयु जातक का कितना है, अल्पायु है या मध्य आयु है या दीर्घायु है। और आप 10-15 कुंडलियों पे चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। तो फर्स्ट फैक्टर हमारा ये हुआ कि हम कौन कौन से भाव को देखेंगे। तो हमें देखना है 1, 3 और 8, ये तीन भाव। तो चूंकि हम केपी से देखते हैं, तो भाव का मतलब हमें क्या देखना है? हमें देखना है सबलॉर्ड, 1, 3, 8 भाव के सबलॉर्ड को। अगले पॉइंट देखिए, एज के लिए जब बात किया जाए तो 1, 3, 5, 9, 10 और 11 ये अच्छे हाउसेज होते हैं हेल्थ के लिए, पॉजिटिव हाउसेज होते हैं। अब पॉजिटिव हाउसेज होते हैं, इसका क्या मतलब है ये हम आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पे आप सिर्फ ये जान जाइए पॉजिटिव हाउसेज होते हैं। और 6, 8, 12 ये निगेटिव हाउसेस होते हैं।
नेगेटिव हाउसेज होते हैं। साथ ही साथ एज फैक्टर के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको दो और बातों पे ध्यान रखना है। क्या क्या? बाधक और मारक। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, सुने भी होंगे, बाधक और मारक के बारे में। सबसे बड़ी बात हम ये समझ लें, मारक भाव जो दो और मारक भाव 2 और 7 होता है। ये मारक है, लेकिन इनका यूज कब है? जब उम्र पूरा हो गया है तब ही मारक है, नहीं तो दूसरा भाव कुटुंब का, परिवार का, धन का है। 7वां व्यवसाय का, पार्टनरशिप का, पति या पत्नी का है। समझ में आ रहा है? तो यस सर। चलिए यहाँ पे हम फिर आते हैं, मारक लिख देते हैं सभी के लिए। चाहे कोई भी आपका राशि हो या कोई भी लग्न हो, मारक भाव 2 और 7 ये सबके लिए होगा, लेकिन बाधक बदल जाएगा। तो बाधक बदल जाएगा तो ये कैसे बदलेगा, आइए हम जान लेते हैं। जो राशि है 1, 4, 7, 10, ये हो गए आपको राशि, यानी इस राशि के लिए बाधक भाव होगा 11। मेष लग्न, कर्क लग्न, तुला लग्न और मकर लग्न, इसके लिए 11वां भाव बाधक होगा 2, 5, 8, 11। अब राशि नहीं लिख रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। इसके लिए बाधक भाव होगा 9th के बाधक। फिर द्विस्वभाव, द्विस्वभाव द्विस्वभाव जो होता है 3, 6, 9, 12, इसके लिए बाधक होगा 7। सातवां भाव, ये आपको याद कर लेना होगा। फिर से हम एक बार पॉइंट को रिकॉल करते रहे। जब आप एज फैक्टर पे काम करेंगे तो आपको फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस और 8th हाउस इसका अध्ययन करना है। साथ ही साथ 6, 8, 12 ये तीनों भाव उम्र के लिए निगेटिव होते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में आपको बाधक और मारक को ध्यान रखना है। तो मारक किसी भी लग्न के लिए 2 और 7 होते हैं, ये फिक्स हो गया। और बाधक हाउस क्या क्या होंगे? 1, 4, 7, 10 वाले के लिए 11, 11वां भाव बाधक होगा। 2, 5, 8, 11 लग्न के लिए 9वां भाव और 3, 6, 9, 12 के लिए 7वां भाव। ये आपको याद रखना होगा। यानी कुल मिलाकर यदि कहा जाए कि आपको उम्र फैक्टर के लिए क्या-क्या ध्यान रखना है, तो फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, 8th हाउस, साथ ही साथ प्लस 6, 8, 12 प्लस मारक प्लस बाधक, इतना पॉइंट को ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर है या कुछ पूछना है? जैसे आप बताइए। ये क्लियर है सर।
क्लियर है सर। अब आते हैं, मारक का काम होता है बस वही, जैसे मैंने आपको बताया, मृत्यु जब उम्र यानी पूरा होगा तभी। बाधक सबसे बुरा होता है। जनरली आप लोग क्या है, बहुत से ज्योतिषियों के मुंह से सुनते होंगे, अरे मारक है। मारक से कोई मतलब नहीं है। मारक का काम वही है। यदि मारक है तो दूसरा भाव धन की आवश्यकता किसे नहीं होगी, किसे नहीं चाहिए। सिंह लग्न में, सिंह लग्न वालों के लिए दूसरा भाव और 11वां दोनों का स्वामी बुध है। अब बताइए, बुध यदि आपके लिए अच्छा ना हो और बुध सही ना हो तो धन कहाँ से आएगा? ना धन आएगा, ना लाभ होगा। और बहुत से लोगों को मैंने, सिंह लग्न वाले को, और मैं स्वयं भी सिंह लग्न हूं और मैंने पन्ना पहना हुआ है, लग्न से या भाव से मतलब नहीं है। मतलब इस बात का है कि वह प्लेनेट आपकी कुंडली में किस भाव का रिजल्ट दे रहा है। सीधा सपाट पॉइंट यही है। यदि वह अच्छे भावों का रिजल्ट दे रहा है, कोई इशू नहीं है। वैसे जब हम आपको एस्ट्रोन वाले चैप्टर में, रेमेडीज में जब आएंगे तो वहां बताएंगे। मैं स्वयं अपने लिए आज एक एस्ट्रो वास्तु का वीडियोस भी डाला है, उसमें मेरा अपना वो रिंग भी, दोनों हाथ आप देखेंगे फोटो तो आया है। मैं मोती भी मैंने पहना है। मेरी कुंडली में चंद्रमा 12वीं का स्वामी होके चौथे भाव में नीच राशि में बैठा है। मैंने पन्ना भी पहना है। मूंगा भी था, टूट गया है, लेकिन फिर वो दिवाली बाद पहनना है। तो मतलब इससे नहीं है कि सिर्फ ये इस भाव का है और इस राशि में और यहाँ बैठा है। वह कैसा रिजल्ट दे रहा है और किस रिजल्ट के लिए आपको स्टोन पहनना है, वो सब एक लंबा कॉन्सेप्ट है, लेकिन काफी इफेक्टिव है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए यहाँ सिर्फ आप मारक देख के डरना नहीं है। बाधक क्या है? बाधा उत्पन्न करना। तो ये सबसे ज्यादा समस्याग्रस्त होता है, क्योंकि जब आप लगातार चलते रहें, दौड़ रहे हैं और वहां आप गिर गए, बाधा आ गई, काम आपका डिस्टर्ब हो गया, तो सबसे ज्यादा समस्याग्रस्त बाधक होता है। यहाँ पे एक पॉइंट और हम जोड़ना चाहेंगे। फोर्थ हाउस, चौथा भाव, चौथा भाव को हम सुख बोलते हैं, साथ ही साथ यह पाताल भाव यानी शमशान का भी है। तो इस स्थिति में फोर्थ हाउस का भी हेल्थ के लिए, यानी जैसे ही पहले भाव से चौथा भाव कनेक्ट होगा, 1 4 10 के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि यह इम्यून सिस्टम को बताता है। वैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहाँ काफी डिटेल्ड में हम ये सब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एक ये भी जान जाइए कि चौथा भाव शमशान का है, तो वो भी मृत्यु के समय आपको उसकी भी भूमिका दिख जाएगी मृत्यु के समय, और शनि का भी भूमिका आपको मृत्यु के समय दिख जाएगा। मृत्यु के समय दिखने का मतलब यही है कि जैसे जो कुंडली आपके सामने आई, पता चला कि महीने 2 महीने 4 महीने बाद ये जातक एक्सपायर हो गया, तो उस टाइम आप मिलाएंगे तो वहां पता चल जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे उम्र निकालना है, तो इतने फैक्टर आपने देख लिया। यहाँ सबसे लास्ट वाला पॉइंट, फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, एट्थ हाउस, यानी इसके हम सबलॉर्ड का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ 6 8 12 भाव को भी देखना है, फिर मारक को, और फिर बाधक को देखना है। अब हम आते हैं कि इसको देखने के बाद हमें डिसाइड कैसे करना है। अब आइए हम इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस और एट्थ हाउस के जो सबलॉर्ड हैं, यदि इनका संबंध मारक प्लस बाधक प्लस
6, 8, 12। तो जातक क्या होगा? अल्पायु। पहला रूल है। दूसरे रूल में देखिए, 1, 3, 8 का सबलॉर्ड यदि संबंधित हो मारक प्लस बाधक प्लस पॉजिटिव हाउसेस, तो ये क्या होगा? मध्य आयु। और यदि 1, 3, 8 इसका सबलॉर्ड कनेक्टेड हो किससे? पॉजिटिव हाउसेस से, तो जातक क्या होगा? वही दीर्घायु। समझ में आ गया रूल या कोई कंफ्यूजन है? आ गया सर समझ में। यानी 1, 3 और 8 के सबलॉर्ड का आप अध्ययन करेंगे। मारक बाधक प्लस 6, 8, 12 अल्पायु को बताएगा। मारक बाधक प्लस पॉजिटिव हाउसेस तो मध्य आयु को बताएगा। सिर्फ पॉजिटिव हाउस रहे तो दीर्घायु को बताएगा। अब अल्पायु से हम क्या समझेंगे आज के परिप्रेक्ष्य में? वही 30-40 साल समझ लीजिए, उतना या उससे कम। मध्य आयु की बात करें तो वही 40 से 60। दीर्घायु की बात करें तब 60 के ऊपर जहां तक चले जाए। ठीक है? यस या सर। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं सर। और सर जिसमें 20 से पहले जो या छोटी उम्र में जो डेथ हो जाती है वो भी अल्पायु में ही गिना जाए या? वो हो जाती है, लेकिन अब जैसे कुछ कुंडलियां मिलेंगी ना, मेरे पास एक कुंडली है और उस कुंडली को मैं दिखाता हूँ। अभी मेरे पास वो आया था कुछ दिन पहले। जैसे एक मतलब जान पहचान के आदमी है, उन्हीं की बेटी हुई थी और 3 दिन आईसीयू में रहने के बाद वो एक्सपायर हो गई। तो आइए उसी पे चेक कर लेते हैं हम, जी। तो उससे पता चल जाएगा कि क्या क्या है। वैसे देखने से ही पता चल गया, जो भावुक आप देखेंगे कि हाँ ये बचने वाली नहीं है। मनीष जी इसमें कुछ पूछना है तो बताइए, फिर हम वर्क डिटेल्स निकालते हैं। तो नहीं सर, क्लियर है? समझ में आ रहा है। ये चार्ट आप लोगों को दिख रहा है? यस सर। तो जब ये कुंडली मेरे पास आई तो यही क्वेश्चन था कि बच्ची जन्म होने के बाद से आईसीयू में एडमिट है, क्या यह बचेगी? ठीक है, तो आइए देखते हैं। मनीष जी आपको चार्ट दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है सर। इनका सबलॉर्ड सूर्य है, थर्ड हाउस का बुध है और 8th हाउस का शनि है। तो सूर्य बुध और शनि हम देखते हैं क्या दे रहा है। तो सूर्य देखिए 6, 1, 8, 12, 1, 5, 8, 12 दिखा? जी सर। कंप्लीटली निगेटिव दिख गया। थर्ड हाउस बुध में आ जाइए, 3, 4, 7 है, 2, 5, 6, 7, 8, 2 और 7 साथ में 6, 8 आ गया। जी 2 और सर। 7
और यहाँ पे देखिए 4 नंबर भी है, हाँ शनि में आ जाइए 8th हाउस। ये चर लग्न है तो 1 4 7 10 के लिए 11वां भाव होता है ना बाधक। हम्म हम्म 11 12 6 निगेटिव, तो कंप्लीटली क्या लगा, तीनों ही बताया समस्या। जी सर। इसकी प्रेजेंट में महादशा चल रही है शनि की हम्म और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की। अच्छा 8 नवंबर 2020 तक शुक्र था तो और उसमें भी 2 6 7 और प्रत्यंतर में केतु था, शनि शुक्र और केतु। तो शनि नेगेटिव, शुक्र में शुक्र देखिए नेगेटिव 2 और 7 निगेटिव, 2 और 7 7 पूरा मारक है, 7 नेगेटिव। मारक है। जी जी केतु 1 8 12 फिर 7 दिखा। जी सर। तो मैंने उससे यही कहा भाई इलाज ट्रीटमेंट तो हो रही है, ईश्वर पे भरोसा रखो, और हॉस्पिटल में हो तो क्या कर सकते हो। मंत्र एक मैंने बताया, जितना जप कर सकते हो करो। स्थिति यहाँ दिख रही थी, पॉजिटिव दिख रही है, दिख रही है पॉजिटिव कहीं भी। बिल्कुल नहीं है सर। और सबसे बड़ी बात कि हम उम्मीद कब करते जब हेल्थ के लिए पॉजिटिव हाउसेज जिसमें होते हेल्थ के रिकवरी के नंबर होते। कहीं भी रिकवरी दिख रहा है, पूरा 8 और 12 से तो चार्ट भरा हुआ है, दिखा। जी तो एक तो यस सर। अनुमान तो यही हो गया कि ये ईश्वर ने इसको बस यहाँ पे भेजा है कि जाओ घूम के चले आओ। अब जब तक घूमे, 10 दिन घूमे, 1 महीना घूमे या जितना घूमे, क्योंकि ना महादशा पॉजिटिव है हेल्थ के लिए, ना अंतरदशा है, ना प्रत्यंतर दशा है। तो कब आप उम्मीद करोगे कि ये सही हो जब आदमी आईसीयू में है? तो समझ में आ गया। जी सर। और 8 नवंबर तक यदि वह बच भी जाती है शुक्र में, तो फिर सूर्य आ रहा है, सूर्य सही है, नहीं सर, ये तो वो भी नेगेटिव कम्प्लीटली है। प्रॉब्लमेटिक है। जो रहेगा 20 अक्टूबर 2021 तक, तो ऐसा तब पॉसिबल है तक चल 10 पाना? साल नहीं नहीं है। तो यही बातें थी और आपको दिख गया। जी तो ये तो ठीक है, मैंने कोशिश भी नहीं किया और ना करूंगा ये देखने का कि आदमी कब तक जिंदा रहेगा, क्योंकि उस मामले में जहां आदमी को खुद की लिमिट पता है। ज्योतिष हैं, बहुत से ज्योतिष ईश्वर बनने लगते हैं, अरे हमने कह दिया तो होगा। अरे आप भगवान है, विष्णु जी का अवतार तो है नहीं। लेकिन ये जरूर हम देख सकते हैं, और जो भी था एक तरह से मतलब उसका ये भी था, ये क्वेश्चन था कि वो रिश्ते में मेरे भाई ही लगेगा, तो बोला कि भाई जैसे वो मुझे थोड़ा गाइड करो कि क्या करें देखें। मैंने यही कहा कि अब तुम क्या कर सकते हो, पैसे लगा सकते हो, दूसरा तो कोई तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं। नहीं है। दूसरा कोई ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है पैसे लगाने के सिवा। तो एक तरह से आदमी को समझ में आ गया। जब बच्ची हो आईसीयू में एडमिट है, तो बस यही क्या कर सकते हो। तो पता चल गया, एक अनुमान हो गया कि हाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं। और अल्टीमेटली 3 दिन तक बच्ची रही और फिर चौथे दिन डेथ हो गया। तो मनीष जी समझ में आ गया? हाँ जी सर। यही था हमारा एज निकालने का टॉपिक। तो आपको कोई भी कुंडली दिखे